हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईटी कॉन्सेप्ट। एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूँ प्रकृति, आपके बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी की मेंटोर। ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में आप सभी को बता देती हूँ। मेरा नाम प्रकृति है। मैं अभी पीजी कर रही हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। इससे पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन दैट इज़ यूजी भी मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही किया था, जिसके लिए मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था, है ना। सीयूईटी का जिसमें मेरे कॉमर्स डोमेन्स थे, जिसमें बिजनेस स्टडीज़ और आपकी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा भी था, ठीक है। आपके कॉमर्स के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जब हमने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था, तो जब अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ में, जब हम बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो बिजनेस स्टडीज़ में मुझे 100 परसेंटाइल मिले थे और अकाउंटेंसी में 99.6 परसेंटाइल मिले थे, ठीक है। उसके बाद मैं बता देती हूँ कि अभी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके लिए बता देती हूँ कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे मैंने किया था, है ना, जैसे मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, जैसे पढ़ा था, उसी तरह से आप लोगों को भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। उसके लिए हमारे सीयूईटी कॉन्सेप्ट या एनसीईटी कॉन्सेप्ट के तरफ से अलग अलग बैचेज़ आते हैं आपके लिए। अभी हमारा शॉर्ट सिलेक्शन बैच ख़त्म हुआ था, अभी हमारी क्रैश कोर्स जो है टारगेट बैच वो स्टार्ट हुई है ना। तो उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो नया बैच आया है दैट इज़ टारगेट बैच, जो कि आपको 1799 में मिल रहे हैं। ये आपका ऑफ़र प्राइस है ना। अब इसमें क्या करना है आपको, इसके लिए सबसे पहले आपको हमारी एप्लीकेशन जो है सीयूईटी कॉन्सेप्ट की, उसे डाउनलोड करनी होगी। उसके बाद क्या करना होगा, आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करोगे ऐप में और जो बैचेस आपको चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप पेमेंट करोगे और आपको वो बैच मिल जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गई सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे सिलेबस की, है ना, सिलेबस की, पेपर पैटर्न की। जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो टोटल जब आप एनसीईटी का एग्ज़ाम्स देते हो, ठीक है, तो आपको टोटल उसके लिए 7 पेपर्स चूज़ करने होते हैं, 7 टेस्ट पेपर्स देने होते हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स आपका कितना होता है, 640। कितना होता है, 640, जिसके लिए आपको 180 मिनट्स दिए जाते हैं। कितने टाइम दिया जाता है, 180 मिनट्स, ठीक है। जब हम अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी के आपको 28 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 28, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 25। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो है आपके टोटल 7 पेपर्स का मार्क्स है, ठीक है। टोटल 7 पेपर्स जो आप चूज़ करते हो उसका कितना है, 640 मार्क्स का है, जिसके लिए आपको टाइमिंग कितनी अलॉटेड है, 180 मिनट्स। और इसमें जब हम अकाउंटेंसी की सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें आपको अकाउंटेंसी के 28 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग है और एक सही आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हमने की किस चीज़ की, कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने टाइम आपको अलॉटेड होंगे। अब नेचर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें थ्योरी क्वेश्चंस देखने को मिलेगी, है ना। थ्योरी क्वेश्चंस देखने को मिलती हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो आपकी जो कंसेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, तो उससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी, है ना। उसके बाद क्या मिल सकते हैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगी, है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये ऐसी क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। आप ये मत सोचना कि बस थ्योरी आएगी या बस न्यूमेरिकल्स आएंगे, नहीं, आपको दोनों क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आपको थ्योरी भी मिलेगी, ठीक है, जिसमें बेसिक जो सारी चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी, है ना, और आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। अब देखो, अब हम करते हैं सिलेबस की बात कि क्या आपकी सिलेबस है अकाउंटेंसी में। सिलेबस से पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो आपकी अकाउंटेंसी है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपकी जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है उस बुक को प्रेफर कर सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट होगी,
ठीक है, जो आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है, ठीक है, या कंपनी अकाउंट्स हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आपके लिए एनसीईआरटी जो है आपके क्लास 12 की वो क्या होगी, बेस्ट होगी। ठीक है, आप उसे क्या कर सकते हो, उसे रेफ़र कर सकते हो। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो आपका सबसे पहला यूनिट आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें हम पार्टनरशिप से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं उसकी बात करते हैं। तो जब हम यूनिट 1 की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पार्टनरशिप के बारे में जाननी होगी कि पार्टनरशिप आखिर क्या होती है ना। उसमें आप पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है, जिसे हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ोगे। उसमें आप देखोगे कि उसमें आपको पार्टनरशिप की डेफिनीशन दी गई है, आपको उसके बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, जिसमें आपको नेचर ऑफ पार्टनरशिप, उसमें आपकी आएगी पार्टनरशिप डीड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ना होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है ना, मीनिंग क्या है पार्टनरशिप डीड की, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या पढ़ना होगा, अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, कि कितने अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं अपने पार्टनरशिप के अंदर। जब हम पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं तो कौन कौन से अकाउंट्स हमें मेंटेन करने होते हैं। फिर आपको मेथड्स ऑफ कैपिटल पढ़ना होगा कि कितने मेथड से हम क्या कर सकते हैं अपने पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में पढ़ना होगा। फिर किसके बारे में पढ़ना है, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, कि जो प्रॉफिट है वो आपके पार्टनर्स के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ना होगा, है ना। फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ना होगा, इसके डिफरेंसेस जो हैं उसके बारे में पढ़ना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है ना। फिर क्या पढ़ना है आपको, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ठीक है, और पास एडजस्टमेंट। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है आपके यूनिट 1 में। ठीक है, जब हम यूनिट 2 की बात करते हैं तो ये आ जाता है आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि जो आपके एग्रीमेंट्स हैं, पुराने पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट्स हुई रहती हैं, उसमें अगर कोई चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, कोई चेंजेस आ रही हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उससे हमारी पार्टनरशिप फर्म की रिकंस्टिट्यूशन होती है। मतलब पुरानी एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है और अब एक नए टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो रिकंस्टिट्यूशन होता है इसमें आपकी बिजनेस बंद नहीं होती है, जो बिजनेस है वो कंटिन्यूड रहती है। बस क्या होता है, यहाँ एग्रीमेंट चेंज हो जाती है। अब क्या होती है, पुरानी एग्रीमेंट ख़त्म हो जाती है और नए टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसमें सबसे पहला आपका क्या टॉपिक है, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मीन जो ऑलरेडी बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब कोई चेंजेस आए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। इसके अंदर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में पढ़ना होगा कि कैसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। आपको पता होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वहीं जब हम गेनिंग रेशियो की बात करते हैं तो उसकी क्या फॉर्मूला है, आपकी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं वहाँ आप देखोगे किसी किसी केस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको न्यू रेशियो दी गई रहेगी, है ना, या ओल्ड रेशियो दी गई रहेगी और आपको बोला जाएगा आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो या फिर आप क्या करो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है आपका अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसके बाद आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ना होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो एसेट्स है उसकी रीवैल्यूएशन करते हैं ना, उसे रीवैल्यू करते हैं, और जो लाइबिलिटी है उसकी रीअसेसमेंट होती है ना।
अब ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, इसकी नेचर क्या होती है? एक तरीके का ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब क्या है इसमें, उसके बाद आपको पढ़ना है कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होती हैं, है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर डिफरेंट रिजर्व्स जो हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है पार्टनर्स के बीच, इसके बारे में पढ़ना है। फिर किसके बारे में पढ़ना है? गुडविल के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको मेथड्स दिए जाएंगे कि आप क्या करो, इस मेथड से क्या करो, गुडविल कैलकुलेट करो। ठीक है, जैसे एवरेज प्रॉफिट्स आपको दी गई रहेगी, है ना। तो इसमें क्या पढ़ना है कि गुडविल क्या होती है ना, गुडविल की नेचर क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फर्म की गुडविल को अफेक्ट करती है, मेथड्स क्या है फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड आ जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड आता है और कैपिटलाइजेशन मेथड आता है। कैपिटलाइजेशन में भी आपके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा आता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें भी आपके क्या रहते हैं? दो मेथड्स रहते हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स। अब मैं बता दूं कि ये आपके जो सेपरेट टॉपिक्स हैं, जैसे पहला आया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या फिर हम एडमिशन की बात करते हैं या रिटायरमेंट की बात करें, डेथ की बात करें, तो ये सारे आपके क्या हैं? केसेस है, जिस केस में हम क्या बोलते हैं कि हमारे पार्टनरशिप फर्म की क्या हो रही है, बताओ? रिकंस्टिट्यूशन हो रही है ना। तो पहला क्या है आपका? पहला केस आता है आपका चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, आपके पुराने पार्टनर्स हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंजेस आती हैं तब क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन होता है। दूसरी आती है आपकी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक नया पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फर्म में आता है, हमारे बिजनेस में आता है, तब हम क्या बोलते हैं? उस केस में हम बोलते हैं कि उस पार्टनर की क्या हो रही है? एडमिशन हो रही है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि वो नए पार्टनर के आने से क्या इफेक्ट है, क्या है, कैसे वो अफेक्ट कर रही है हमारे पार्टनरशिप बिजनेस को। ठीक है, फिर क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखना होगा। फिर क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि एडमिशन के अंदर गुडविल की कैसे ट्रीटमेंट होती है वो पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रिजर्व्स एडजस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये सेम टॉपिक्स हैं जो आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थे। ठीक है, और एक इसमें आपका एक्स्ट्रा टॉपिक है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये आपका थर्ड केस आता है, किसका? रिकंस्टिट्यूशन का, जिसमें आपको वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना, गुडविल की कैसी ट्रीटमेंट होती है रिटायरमेंट के अंदर, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, है ना, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, है ना, रिजर्व्स, कैसे हम जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या आपके जो रिजर्व्स हैं वो कैसे पार्टनर्स के बीच हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। फिर आपको क्या करना होगा कि जो डेथ के केस में जो आपके डिसीज पार्टनर है, डिसीज पार्टनर मीन्स जिसकी डेथ हो गई है, तो उसकी प्रॉफिट शेयर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर आपको क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट कैसे बनाएंगे, है ना, लोन अकाउंट कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके किसके अंदर आती है? डेथ और रिटायरमेंट के अंदर। ठीक, फिर आपका आता है नेक्स्ट यूनिट, दैट इज डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि डिसॉल्यूशन होती क्या है। फिर आपको इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच क्या डिफरेंस होती है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा।
ठीक है। इसके अंदर आपको मीनिंग समझनी होगी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की। फिर क्या कौन कौन से अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं डिसोल्यूशन के अंदर, कैसे अकाउंट्स को सेटल करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, जैसे हम एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, और जो रिलेटेड अकाउंट्स हैं आपके, जैसे बैंक अकाउंट हो गए, है ना, लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, है ना, इन सारी चीज़ों को कैसे बनाएंगे। एक्सक्लूडिंग, इसमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूडेड है, जैसे आपकी पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, सेल टू अ कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। तो ये सारे आपके एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं, मतलब इससे क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट यूनिट आता है दैट इज कंपनी अकाउंट्स। क्या आता है, कंपनी अकाउंट्स। और क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर कैपिटल। इसमें आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर्स दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स या इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में पढ़ना होगा। जब हम इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में समझना होगा कि कंपनी क्या होती है ना, कंपनी की फीचर्स क्या है ना, इसके बारे में समझना है। फिर क्या पढ़ना है आपको, शेयर कैपिटल के बारे में, कि शेयर कैपिटल क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या है ना, नेचर क्या है शेयर कैपिटल की, टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है, कितने टाइप्स की, जैसे ऑथराइज कैपिटल आ गई इसमें, है ना, सब्सक्राइब कैपिटल आ गई, इशूड कैपिटल आ गई, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं आपके जिसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की, कैसे कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें आपको इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ना होगा, कि कैसे कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, कैसे शेयर्स को अलॉट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, है ना। इसमें आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, जितने शेयर्स के लिए कंपनी क्या करती है, इनविटेशन भेजती है किसे, पब्लिक को, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या होती है, कंपनी को रिसीव होती है एप्लीकेशन। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और अंडर सब्सक्रिप्शन किसको बोलेंगे, जितने नंबर्स के लिए कंपनी क्या कर रही है, इनविटेशन भेज रही है, उससे कम नंबर ऑफ शेयर्स या उससे कम शेयर्स के लिए क्या कर रही हैं, पब्लिक एप्लीकेशन भेज रही है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आपको प्रो राटा अलॉटमेंट या रिफंड, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर आप शेयर्स को इशू करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे शेयर्स को आप पार पे इशू कर सकते हो, है ना, प्रीमियम पे इशू करते हो। पार पे कब इशू करते हो, मतलब जितनी शेयर्स की एक्चुअल फेस वैल्यू है उसी प्राइस पे क्या करते हो, आप शेयर्स इशू करते हो, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम कब होता है, कि जब शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उससे ज़्यादा प्राइस पे आप क्या करते हो, पब्लिक को शेयर्स इशू करते हो, शेयर होल्डर्स को क्या करते हो, शेयर इशू करते हो, तो उसे आप क्या बोलते हो, प्रीमियम, ठीक है। तो इसमें जो प्रीमियम का अमाउंट है ये आपके किस में जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर किसके बारे में पढ़ना है, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मीन्स कभी कभी ऐसा होता है, जब आप देखोगे कि कंपनी जैसे अपने शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करती है, तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन का पैसा लेती है ना, फिर अलॉटमेंट का, फिर आती है फर्स्ट कॉल हमारी, फिर आएगी आपकी सेकेंड कॉल, और फिर क्या आ जाती है आपकी फाइनल कॉल, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सारे पैसे जो आती हैं कंपनी के पास, तो कभी कभी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं कि मान लो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा उन्होंने पे किया, अब अलॉटमेंट के साथ वो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल का भी पैसा पहले से पे कर रहे हैं। जो फर्स्ट कॉल पे मनी उनको पे करनी है वो अलॉटमेंट के साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर्स मीन्स कि कभी कभी क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं, जैसे अलॉटमेंट मनी
कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स पे शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है ना। जैसे 1000 शेयर्स इशू हुए थे, ठीक है, अब उस पर अलॉटमेंट मनी को पे करनी थी, ठीक है, एप्लीकेशन पे हो गई, अलॉटमेंट पे बस 800 शेयर्स की अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हुई है, मतलब 200 शेयर्स की अलॉटमेंट मनी अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल इन अरियर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कभी कभी इसमें क्या होता है कि कभी कंपनी अगर एसेट परचेज कर रही है अपने वेंडर से, तो वो उसे पैसा ना देके कैश में पेमेंट ना करके अपने को शेयर्स इशू कर सकती हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको किस में पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर्स में, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इसमें क्या आता है कि कभी कभी क्या होता है, शेयर होल्डर्स एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसा पे नहीं करते हैं। कंपनी क्या करती है, नोटिस भेजती है, रेगुलरली नोटिफाई करती है कि आप क्या करो, पैसे पे करो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि शेयर होल्डर्स पैसा पे नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं तो क्या होता है कि कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। फॉरफिट कर लेती है मीन्स जब्त कर लेती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो इसके बारे में पढ़ना है। अब ये जो शेयर्स फॉरफिट हुई है, इसे कंपनी कैसे फिर री इशू करेगी टू द अदर शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इन सारी मेथड्स के बारे में कि कैसी ये सारी चीज़ें होंगी, इसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स इन कंपनीज बैलेंस शीट। जो शेयर कैपिटल है आपकी, उसे हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, क्या हेड होगी, क्या सब हेड होगी, कैसे हम नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। अभी तक हमने इशू ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कस किया था, अब हम डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिबेंचर्स जब कंपनी इशू करती है तो उनमें क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स हैं। तो जैसे कंपनी जो डिबेंचर्स है उसे पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। लेकिन जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है पब्लिक को। किसे करेगी, जब आप स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ते होगे तब देखते होगे कि कंपनी क्या करती है, कभी कभी अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ शेयर्स इशू कर देती है, प्रमोटर्स को इशू करती है। तो इस केस में क्या कर सकती है, कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है लेकिन पब्लिक को नहीं कर सकती है ना, ये रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन जो हमारे डिबेंचर है उसे हम पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। डिस्काउंट मीन्स जितनी एक्चुअल फेस वैल्यू होगी डिबेंचर के उससे कम प्राइस पे कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे कि डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। फिर क्या पढ़ना है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वही बात, जब क्या हो रहा है, कंपनी किसी वेंडर से एसेट परचेज कर रही है ना, कोई एसेट परचेज कर रही है तो उसे कैश में पेमेंट ना करके कुछ डिबेंचर्स इशू कर दे रही है, तो उसे हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। फिर आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। कभी कभी जब हम करते हैं ना इशू डिबेंचर, जब कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे रिडम्पशन के, मतलब जो रीपेमेंट होगी प्रिंसिपल अमाउंट की, ठीक है, जब रीपे करेगी कंपनी डिबेंचर्स के अमाउंट को, तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि हम उसे पार पे करेंगे रिडीम, या प्रीमियम पे करेंगे, या डिस्काउंट पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम इशू करते हैं उसी टाइम ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती है, इस पे एग्रीमेंट हो जाती है, ये चीज़ें ऑलरेडी स्टेटेड रहती हैं, है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या है, डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कभी कभी क्या है ना कि डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है किसके लिए, एज अ सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। मान लो कंपनी बैंक से लोन ले रही है, ठीक है, तो कोई सिक्योरिटी जैसे मॉर्गेज रखते हो ना आप, जब बैंक से लोन लेते हो तो कोई आपको एसेट अपना क्या रखना होता है, एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखनी होती है। तो क्या करती है, डिबेंचर को कंपनी इशू करती है एज अ कोलेटरल, ठीक है।
है, तो उसके बारे में, इसकी क्या कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब क्या करेगी कंपनी को, क्या करना होता है, रेगुलर बेसिस पे, नॉर्मली हम 6 मंथ्स के इंटरवल पे कंपनी क्या करती है, अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है, क्योंकि डिबेंचर एक क्या है, एक लोन की तरह है ना। लॉन्ग टर्म लोन जो होती है वो लोन की तरह होती है, कंपनी के लिए डेट होती है ना। फिर किसके बारे में पढ़ना है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर। जब आप अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, ठीक है, तो इससे कंपनी को लॉस हो रही है ना, है ना, इन सारी चीज़ों पे। या फिर आपने क्या किया, पार पे डिबेंचर इशू किया, लेकिन जब आप रिडीम कर रहे हो तो प्रीमियम पे कर रहे हो, मतलब जब रीपेमेंट कर रहे हो तो ज़्यादा पैसा पे कर रहे हो अपने डिबेंचर होल्डर्स को, तो इस केस में भी क्या होती है, कंपनी को लॉस हो जाती है। तो इसे कैसे कंपनी राइट ऑफ करेगी, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है आपका फिफ्थ यूनिट। क्या आता है, फिफ्थ यूनिट, जो कि आपका लास्ट यूनिट है, किसके, अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है आपकी, उसमें आपकी जो लास्ट यूनिट है, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक्स हैं आपके, पहला है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरा है क्या आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम्स। हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है किसके बारे में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जो आपके 5th यूनिट में आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको 2 टॉपिक्स दी गई हैं, आप इन दोनों में से कोई एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है कि कंपनी कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है। जैसे अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है कंपनी की, उसमें आपकी क्या आ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, जिसे आप इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हो। या दूसरा आता है आपका बैलेंस शीट, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है एट अ पर्टिकुलर डेट, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म विद द मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। इसमें मेनली आपको पढ़ना है, किससे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको दिया जाएगा कि ये कहाँ शो होता है, ये बैलेंस शीट, इसमें मेन हेडिंग क्या होगी, सब हेडिंग्स क्या होगी इसकी, है ना। तो आपको उसकी जो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंशियल एनालिसिस। अब फाइनेंशियल एनालिसिस हम क्यों करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस में जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसे हम स्टडी करते हैं, उसकी हम डीप स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें जो डेटा है आपको, है ना, डेटा दिया गया है या फिर आइटम्स हैं, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं। अब जिनके पास अच्छी अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है वो उसे नहीं समझ पाते हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस से क्या होता है कि हम जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी स्टडी करते हैं, उसको क्या करते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ठीक है, या फिर सिंपल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें कंपनी की स्ट्रेंथ का पता चलता है, वीकनेस का पता चलता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सॉल्वेंसी क्या है ना, लिक्विडिटी क्या है, इन सारी चीज़ों का पता चलता है, ठीक है। तो वो होती है आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। अब इसके मीनिंग को पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस होती है फाइनेंशियल एनालिसिस की, उसे पढ़ना है ना। इसके कुछ टूल्स भी हैं हमारे पास, जैसे रेशियोज आ गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गई, आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट आ गई, है ना। फिर क्या पढ़ना है आपको, पर्पस एंड लिमिटेशंस, है ना, क्या पर्पस होती है, क्यों करते हैं हम फाइनेंशियल एनालिसिस, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, लिमिटेशंस, कि फाइनेंशियल एनालिसिस की क्या लिमिटेशंस हैं। अब आप चाहते हो कि सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं, शॉर्ट कमिंग्स होती हैं हर चीज़ों की। तो यहाँ आपको पढ़ना है कि फाइनेंशियल एनालिसिस की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या शॉर्ट कमिंग्स हो सकती हैं, है ना। फिर क्या पढ़ना है आपको, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, कि कौन कौन से टूल्स मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे पास फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में पढ़नी है, ठीक है। फिर आता है आपका अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में पढ़ना है कि अकाउंटिंग रेशियोज क्या होती हैं, है ना, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं आपके रेशियोज के, जैसे आपकी लिक्विडिटी रेशियो आ जाती है ना, सॉल्वेंसी रेशियो आ जाती है ना,
एक्टिविटी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। अब इसके अंदर भी कई सारे रेशियोज हैं जिसके फॉर्मूला आपको याद रखनी है, क्या आइडियल रेशियो है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों से आपको क्वेश्चंस पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स के लिए भी और आपके इस एग्जाम के लिए भी, ठीक है। अब देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको मीनिंग पढ़नी है और क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है कि क्यों हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन की, कैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, क्या फॉर्मेट होती है उसकी, है ना। एडजस्टमेंट पढ़नी है, किससे रिलेटेड, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, कि डेप्रिसिएशन को कैसे हम ट्रीट करते हैं, अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड। ये सारे आपके क्या है, नॉन कैश आइटम्स होते हैं आपके किसके अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। डिविडेंड को कैसे ट्रीट करेंगे, टैक्स को कैसे ट्रीट करेंगे, परचेज एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो इन सारी चीज़ों की कैसे ट्रीटमेंट होगी इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब सारी चीज़ें, अब देखो, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम जो कैश फ्लो है वो 3 एक्टिविटीज़ के अंदर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इससे हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करती है कि हमारे बिजनेस में कितने कैश इनफ्लोज हैं, कितने पैसे आए हैं और कितने कैश आउटफ्लोज हैं, मतलब कितने पैसे हमारे बिजनेस से, हमारी कंपनी से बाहर गई हैं, ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितनी गई हैं, है ना, या आई हैं, या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कितनी हुई हैं, है ना, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कितनी हुई है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में थी, एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आपके ऑप्शन में आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम दिया गया है जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कंसेप्ट्स पढ़नी है, टाइप्स पढ़नी है, किसकी, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की। फिर क्या पढ़ना है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की, इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, है ना, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है उसकी, उसके बारे में पढ़ना है। क्या स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर आपकी चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स आती हैं, कोडिफिकेशन आ जाएंगी, आपकी हायरार्की ऑफ अकाउंट हेड्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। फिर क्या है, फीचर्स ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है, कौन कौन से फीचर्स ये ऑफर करती है, हम कैसे इसे यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन क्या होती है इसकी इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स यूजिंग पाइवट टेबल, कॉमन एरर्स इन स्प्रेडशीट, डेप्रिसिएशन शेड्यूल, है ना। फिर क्या है, लोन रीपेमेंट शेड्यूल, पेरोल अकाउंटिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, ग्राफ्स एंड चार्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट फॉर बिजनेस आइडिया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करना है, आपको पढ़ना है ना। ये सारे आपके क्या थे, सिलेबस थे, ठीक है। और क्या है, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, चाहे वो थ्योरी हो या फिर न्यूमेरिकल्स हो, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम यूनिट 1 की बात करते हैं, तो उससे नॉर्मली आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। यूनिट 1 से आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसे लिख देती हूँ, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, यूनिट 1 से आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। जब हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की बात करें तो इससे 5 to 6 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, रिटायरमेंट है और डेथ है। तो इसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं आपके, तो इसमें से आपको 7 to 8 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कितने क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, 7 to 8 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जब हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। यूनिट 3 से आपको
3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को? 3 से 4 क्वेश्चंस। ठीक है, जब हम यूनिट 4 की बात करें तो इसमें आपकी 2 चीज़ें आती है, एक इशू ऑफ डिबेंचर्स है और इशू ऑफ शेयर्स है। तो इसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिल सकती हैं। कितनी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी? 5 से 6 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यूनिट 4 से आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, और आपका जो लास्ट यूनिट है जिसमें आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फिनेंशियल एनालिसिस है, अकाउंटिंग रेशियोज़ हैं या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, तो इससे आपको 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिल सकती हैं। कितने क्वेश्चंस देखने को मिल सकती हैं? 6 से 7 क्वेश्चंस मिल सकती हैं देखने को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में थी? आपकी सिलेबस में थी। ठीक है, अब देखो, अब आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आपकी जो एक बैच आई है, टारगेट बैच है ना, टारगेट बैच में आपकी एक क्रैश कोर्स है। इससे पहले आपकी शॉर्ट सिलेक्शन बैच थी जिसमें आपको बीकॉम बीएड की प्रिपरेशन कराई जाती थी। आपका एक क्रैश कोर्स आया है, दैट इज़ टारगेट बैच, जो आपको 1799 में मिल रही है। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं, मतलब मुश्किल से 1-2 महीने हैं आपके पास। तो आप चाहते हो कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, तो आप इस कोर्स में इस कोर्स में आप एक बार रजिस्टर करो। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी फ्रॉम 0 टू एडवांस लेवल। ठीक है, बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो तो एक बार आप हमें ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के डाउट्स को लूँ। तब तक के लिए थैंक यू।